गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस वीडियो में। ये वीडियो है पार्ट एक सेगमेंट का, वो सेगमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, एंड अब इस सीरीज में हमने फिनिश कर लिए हैं 9 क्वेश्चंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन दैट इट इज़ द मोस्ट कंपल्सरी थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट टू एनहांस his or her communication skill, because communication skill is the most prior thing to your career. communication skill से आप अपने आप को बनाएंगे। आपको नॉलेज कितनी है ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपका परसेंटेज कितना है ये फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली थिंग दैट मैटर इन टुडेज वर्ल्ड इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। आपकी नॉलेज की पूछ बाद में है, पहले आपकी टंग की पूछ है। एंड टंग नीड्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं, बट आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइवल पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। और सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही नहीं, आपकी सब्जेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काम करेंगे इस चीज़ के लिए। एंड मैं कोशिश करूँगा एक बार इस चीज़ के लिए एक स्पेसिफाइड वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू डू, व्हाट आर द थिंग्स यू विल नॉट हैव टू डू, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन गो फॉर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। केस स्टडी नंबर 10। केस स्टडी नंबर 10 क्या कहती है? Accent Electronics Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its products to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electronic items. The company appointed retailers in India who had direct online links with the suppliers to replenish stock when needed. Identify and explain the dimension of business environment discussed in the above case. तो ये केस आई थिंक हमने डिस्कस किया है। द प्रीवियस केस स्टडीज दोज आई एक्सप्लेन जस्ट आफ्टर द चैप्टर। ठीक है, तो इस केस स्टडी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इस केस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसको समझने के लिए आप पार्ट 7 को देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। लेकिन नेक्स्ट केस स्टडी पे जाने से पहले मैंने जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस केस स्टडी, यानी कि आपका जो फोकस स्टेटमेंट है इस केस का। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हर केस स्टडी में एक फोकस स्टेटमेंट होता है, एंड इफ़ you focus on that focus statement, then it is my guarantee that you guys will be able to solve the case study in just a snap. So if you want to solve the case study just a snap, then you will have to find that particular focus statement of that case study, because focus statement will refer you to the answer of that case study. So first thing that you look for, what are the given informations very clearly. Whatever the informations are given in the cases, that must be clear within your mind. And after getting those information, you must search for a focus statement. What is the focus statement of this case study? In this case study, if I'll be talking about the focus statement, then Prime Minister announced relaxation in import duties. यहाँ से import duties से आपका पूरा का पूरा आंसर निकल के आ जाएगा, फिर उसके बाद उस आंसर को आप फर्दर एलैबोरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा केस स्टडी नंबर 10। चलते हैं केस स्टडी नंबर 11। ठीक है, रीड करते हैं केस स्टडी नंबर 11 क्या कहती है। महिंदर एग्रो लिमिटेड started a new venture for distribution of harmful and chemical free fertilizers vegetables। ठीक है, यानी कि जो महिंद्र एग्रो ने, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी है, उन्होंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया, एक नया काम स्टार्ट किया। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स वेजिटेबल्स। ठीक है, दे कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर सच वेजिटेबल। उन्होंने एक सर्वे किया। सर्वे क्यों किया? सर्वे टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है, फॉर सच वेजिटेबल्स। They found that most of the consumers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables। सही समझ रहे हैं आप कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे लगेगा? अगर आप पहुँच पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे लगेगा। कंज्यूमर्स की बात हो रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को। दे फाउंड आउट दैट 90% ऑफ द हाउस होल्ड वर सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। The company contacted a group of agricultural experts to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in new technology to grow chemical free vegetables according to new innovative methods.
The experts also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. Identify and explain the two dimension of business environment highlighted in the above para. सबसे पहले environment जो हमने अंडरलाइन किया वो तो था हमारा कौन सा, सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट, सबसे पहला जो एनवायरनमेंट था वो था आपका सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके बाद जो एनवायरनमेंट दूसरा आएगा उसके लिए दोबारा से स्टडी करते हैं इस केस को. यहाँ से ग्रोइंग इन वेजिटेबल्स का हो गया. ठीक है, दे फाइंड आउट 90% ऑफ द हाउस होल्ड वर सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स. द कंपनी कॉन्टेक्टेड अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल्स बाय द फार्मर. देखो यहाँ पे क्या है, lay down the procedure for growing the vegetables by the farmer. They decided to train the farmer in new technology to grow chemical free vegetable according to new innovative methods. तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इतना, यहाँ से हमारा निकल के आया फर्स्ट आंसर, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. आप एक्सप्लेन करेंगे सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन था इस पोर्शन से हमारा निकल के आया सेकंड एनवायरनमेंट. सेकंड एनवायरनमेंट क्या था हमारा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी इम्पैक्ट ऑफ टेक्निकल चेंजेस ऑन द बिजनेस. ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन कर देंगे, आपका आंसर हो गया. और ये आया है आपका CBSE 2019, पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है ये सर. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है. मैंने क्या किया, फर्स्ट आई वेंट टू द केस स्टडी. उसके बाद मैंने क्या ढूंढे, मैंने पहले ही फोकस स्टेटमेंट को उठाता चला गया. यहाँ पे क्या बात हुई थी, कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात हो रही है, कंज्यूमर के टेस्ट चेंज होने की बात हो रही है. एंड कहीं से भी अगर कंज्यूमर के टेस्ट चेंज के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वहाँ पे आंख बंद करके लगा दो क्या, सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है, और यहाँ तो भैया सेकंड वाले में तो टर्म ही दे रखा है टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की बात की गई है, यानी कि टेक्निकल एनवायरनमेंट. ठीक है, टेक्निकल एनवायरनमेंट से किस तरह से बिजनेस परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुई यहाँ पे, तो इनको एक्सप्लेन कर देंगे. ये आपका आंसर है केस स्टडी नंबर 11 का. ये केस स्टडी डिस्कस करने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू केवल इतना है कि आपको मैं रियल वर्ल्ड क्वेश्चन दिखा सकूं, किस तरह के क्वेश्चन हमने जो भी पढ़ा अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं. ठीक है, सिलेबस विल कैचअप. हमें ये समझना है कि किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आया, हम तैयार रहें, अपनी तैयारी हम आज से शुरू करें, जिससे कि जब बोर्ड में क्वेश्चन आए हमको सैम्पल पेपर्स में झांकने की ज़रूरत ना पड़े. हम तब सैम्पल पेपर्स नहीं ढूंढें कि सर सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन बता दो, बिकॉज मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सैम्पल पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे. सैम्पल पेपर में क्वेश्चन हवा से नहीं आते. सैम्पल पेपर प्रिंट्स द क्वेश्चन विच हैव बीन रिपीटेड इन द बोर्ड्स. 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा करके सैम्पल पेपर बना दो. आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्टडी करो, आप अपना सैम्पल पेपर बना दोगे. सैम्पल पेपर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. नहीं डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब इसमें फीचर्स में क्या एक्सप्लेन करूं, हर दूसरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से फीचर्स आ जाते हैं, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, तो ये आप अपने आप देखेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन क्या था और इसके फीचर क्या थे. आई थिंक ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है जब मैंने आपको ये चैप्टर बताया था. तो फीचर्स मैं नहीं डिस्कस करूँगा, ना ही डीमोनेटाइजेशन के, ना ही आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के. एंड जिन स्टूडेंट को लगता है कि डीमोनेटाइजेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो बता दूँ, देखिए ये आया हुआ है आपका सेम सेट में आए हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन. ठीक है, और डीमोनेटाइजेशन आपका इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं. ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं. और पिछले साल यानी लास्ट सेशन ही आके चुका है, CBSE 2019 का क्वेश्चन है ये, डीमोनेटाइजेशन एंड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे. 13 केस स्टडी नंबर 13. केस स्टडी नंबर 13 का कहती है, इन एन एनवायरनमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइजेस एंड अ लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, KV Motors Limited recognized the need for small cars in India. ठीक है, इट क्रिएटेड अ प्रोडक्ट फॉर. देखिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है क्या, राइजिंग पेट्रोलियम प्राइजेस एंड अ लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया. ठीक है, उसके बाद KV Motors Limited recognized the need for small cars in India. It created a product for
product far superior than their competitors, not only in terms of quality but also in terms of overall driving experience. It soon became the leader in the small car market. As the Indian government was encouraging foreign investment, MNCs having a big name in car manufacturing entered the Indian market. KV Motors further expanded its service network and quality, creating an entry barrier for the competitors. It depicted its strength through various brand building activities. As a result, the market share of KV Motors is refusing to go down in spite of all major automakers as its competitors. सबसे पहले तो समझो केस में है क्या कि इंडिया में बढ़ती पॉपुलेशन एंड पेट्रोलियम प्राइस की वजह से इंडिया के मार्केट को क्या ज़रूरत थी, कॉम्पैक्ट कार्स की। ठीक है, तो केवी मोटर्स ने इंडिया की इस अपॉर्चुनिटी को समझा एंड उसने इस तरह की ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कुछ एमएनसीज भी आ गई, बिकॉज गवर्नमेंट एमएनसीज को, एफडीआई को इंडिया में प्रमोट कर रही थी। लेकिन केवी मोटर्स ने जो मार्केट में सबसे पहले कंडीशन को समझ के जो सबसे पहले जो कंपनी आई थी, फर्स्ट कमर कंपनी थी केवी मोटर्स, तो उसने इसका फ़ायदा उठाया और इतनी एमएनसीज के बावजूद भी केवी मोटर्स के शेयर जो है वो मार्केट में बने रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हाईलाइटेड इन द अबव केस। सबसे पहला जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की मैं बात करूं, हाईलाइटेड इन द अबव केस, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म आपका आया है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से। ठीक है, और जो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात आई है वो आई है आपकी इस लाइन से, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट वॉज एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कहाँ हो गई? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आ गई यहाँ पे पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट व्हेन दे डिसाइडेड टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, और इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज करने की बात, यानी एफडीआई के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के इंक्रीमेंट की बात इंडिया में कब हुई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। एक क्वेश्चन यहाँ से और उठा के बना देता हूँ, हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? हु प्रेजेंटेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, बी क्वेश्चन देखते हैं। कोटिंग द लाइन एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव केस। बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहली जो कुछ बिगिनिंग की लाइन में ही मिल जाएगा कि सबसे पहले, यानी मार्केट में अपॉर्चुनिटी को पहचान के सबसे पहले मार्केट में कदम रखने वाली कंपनी कौन थी? केवी मोटर्स। तो आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड गेट बेनिफिट ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको मिला? केवी मोटर्स को। तो सबसे पहला तो आपका यही हो गया क्या? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। केवी मोटर्स को क्या मिला? केवी मोटर्स को इंडिया में आके फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट को स्टडी करके उन्होंने अपना ग्रोथ भी किया, अपने आप को एक्सपेंड किया, यानी कोप अप विद द कंपटीशन। एंड कोप अप विद द कंपटीशन कहाँ से मिला आपको? ये केवी मोटर्स फर्दर एक्सपेंडेड इट्स सर्विसेज एंड नेटवर्क एंड क्वालिटी, क्रिएटिंग एन एंट्री बैरियर फॉर द कंपेटिटर्स। यानी कि कोप अप विद द कंपटीशन, यानी कंपटीशन, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो आप किसी भी मार्केट की अपॉर्चुनिटी को पहचान के वहाँ पे सबसे पहले मूव करके फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ले सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या हो गई? आप मॉडर्न कंपटीशन के साथ compete कर रहे हैं एंड अपने बिजनेस को एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की। लेकिन अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करते तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने उन एक्सटर्नल फोर्सेस को स्टडी किया एंड बेनिफिट आप ले रहे हैं उसका। ठीक है, इसके साथ खत्म होता है हमारा केस नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? गिव द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सप्लेन, यानी 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीबीएसई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है एंड इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबसे कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं? ऑल दोज एक्सटर्नल फोर्सेज विच इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन भी मुझे डिस्कस करना चाहिए, राइट टू राइट क्वेश्चन है। फीचर्स आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, पढ़ेंगे वहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व
करने हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये मुझे नहीं दिखाने हैं आपको। अगर आपको इन क्वेश्चन में से कहीं से भी कोई क्वेरी आती है या आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई आपका डाउट है या कोई डिबेट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो यू आर फ्री टू कॉल मी। माई नंबर इज़ 7895581198, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। किस तरह से, यानी कि आपको पॉइंट लिखने हैं क्या, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सेकेंड लास्ट टॉपिक, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस के बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ पे। ये वाला टॉपिक भी हम कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। CBSE 2017 का क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोणार्क लिमिटेड is an electric good manufacturing enterprise situated in Shivpuri, Madhya Pradesh. It is earning a very low revenue in comparison to competing electronic goods are affected directly by the investors, customers, competitors and suppliers, which are unique to their respective location. In addition to this, individual form of this field are affected indirectly by the factors like money supply in the economy, composition of the families and technological changes. Identify and state the feature of concept discussed in the above paragraph. एक बार इस केस को हम दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। Konak Limited is an electric good manufacturing enterprises situated in Shivpuri, Madhya Pradesh. It is earning a very low revenue in comparison to the competing electronic goods manufacturing enterprise. Competition मिल रहा है किससे? बड़े फर्म से। Nova Limited situated in Mumbai. Both Konaks and Nova's operation are affected directly by investors, customers, competitors and suppliers, which are unique to their respective locations. In addition to this, individual firms of this field are affected indirectly by the factors like the money supply in the economy, composition of the families and the technological changes. एक्चुअली इस केस में है क्या, बहुत कंफ्यूजिंग केस हो सकता है अगर आप नहीं समझते हैं तो। इस केस में हमको बिजनेस एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक सिचुएशन उठा के दे दी कि मार्केट में किस तरह से ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, यहाँ डायरेक्ट नहीं बताया गया कि क्या है क्या नहीं, हमें उन एक्सटर्नल फोर्सेस के नाम दे दिए हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं जो एंड में आई है? इकोनॉमी चेंज हो गया, मनी सप्लाई हो गया, कंपोजिशन ऑफ फैमिली हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल फोर्स हैं वो आपके होते हैं इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपेटिटर्स एंड सप्लायर्स। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिफाई एंड इनिशिएट द फीचर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ, तो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है वहाँ पे दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर स्टेट करने हैं। जो पूछा गया है ना, ये खतरनाक सा क्वेश्चन जो दिख रहा है ये इतना खतरनाक है नहीं। यहाँ पे आपको सिंपल बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर स्टेट करने हैं एंड इसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस करनी है डिस्कस, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसको पढ़ेंगे किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमें जस्ट वो चीज़ें लिखनी है। कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन इसीलिए कि मैं ये सेशन ले रहा हूँ जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने ना आए, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। नंद्राचल नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्या नाम है? नंद्राचल नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज अ लीडर इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर अ कनेक्टेड वर्ल्ड. It has a large research and development team which invented the first smart watch WI, which besides showing the time would also monitor few health parameters like heartbeat, blood pressure, etc. While in search of markets abroad, the company found that in India, the reform process was underway with the aim of accelerating the pace of economic growth. So, company ने क्या किया? Company decided to take advantage of the fact that licensing requirement of had been abolished. देखिए,
यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडिया में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हैड बीन एबॉलिश्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन बने ना बने इससे, तो लाइसेंसिंग एनवायरनमेंट जो एबॉलिश हुए थे वो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में किस चीज़ का पार्ट थे? ये थे पार्ट आपका लिबरलाइजेशन का, LIB, ये जो लाइन यहाँ से आई है लिबरलाइजेशन का पार्ट थे आपके, ठीक है। द कंपनी वॉज ऑल्सो अवेयर दैट increased level of interaction and interdependence among the various nations of the world, and India could be made a base for its international trade। यानी कि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड के बेस की बात करूं तो ये आपका पार्ट था इंडिया के ग्लोबलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन लिखा, ग्लोबलाइजेशन लिख दिया मैंने। It is set up its office in Gujarat with a view to capture the Indian market. In a short span of time, the company emerged as a market leader. Success of the company attracted many other players to enter the market. Competition resulted in reduction in prices, thereby benefiting the customers। यानी कि इस कंपटीशन की वजह से कस्टमर को फ़ायदा मिला और प्राइस लो हुए। क्वेश्चंस क्या हैं इनमें से देखते हैं। इन द above paragraph, two major concepts related to government policy have been discussed, identify and explain those concepts। मैंने क्वेश्चंस पढ़े नहीं थे इसके, बट मैं समझ गया था क्वेश्चंस क्या होंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अंडरलाइन करके क्या क्या कॉन्सेप्ट थे आपके। क्या? लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मिला जहाँ पे लाइसेंसिंग पॉलिसी को एबॉलिश किया गया था, ग्लोबलाइजेशन जहाँ में इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के बारे में बातें की गई थी। दो कॉन्सेप्ट हमारे हो गए वहाँ से वो, ठीक है। बी क्या कहता है? एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 इम्पैक्ट्स ऑफ दोज कॉन्सेप्ट ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया की बिजनेस इंडस्ट्री पे। तो लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? लिबरलाइजेशन से लाइसेंसिंग पॉलिसी खत्म हो गई और बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स एंड कंपनी को इंडिया में बिजनेस एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या हुआ कि जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज थी, MNCs थी, उन्होंने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दिया, और इंडिया में उनके इन्वेस्टमेंट के इंक्रीमेंट की वजह से इंडिया की GDP बढ़ी, ठीक है। और ना सिर्फ इससे GDP ग्रोथ हुई इंडिया की, बल्कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरा, ठीक है। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ पे दिया हुआ है, कंज्यूमर को कम प्राइस पे चीज़ें मिली, बिकॉज कंज्यूमर ने मार्केट कंपटीशन का फ़ायदा उठाया। एंड जब मार्केट में कंपटीशन की स्टेट होती है तो एक कंपटीशन की स्टेट आ जाती है मार्केट में फर्म्स के बीच में, जो मार्केट मोनोपोली नहीं हो पाती। मोनोपोली कॉन्सेप्ट से आप लोग ऑलरेडी अवेयर है। मार्केट मोनोपोली कोई भी फर्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो मोनोपोली ख़त्म हो गई, मार्केट मोनोपोली ख़त्म हो गई, इंडिया की GDP ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, एंड जो लिबरलाइजेशन से जो बहुत सारी फर्म्स को सपोर्ट मिला अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, ठीक है, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट मिला, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इंडियाज़ क्राफ्ट हेरिटेज कंटिन्यूज बिकॉज इट्स कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस। इंडिया का जो क्राफ्ट हेरिटेज है ये चलता रहा है, क्यों? क्योंकि इसके कस्टम्स एंड ट्रेडिशन की वजह से। क्राफ्ट्स आर यूज्ड नॉट ओनली इन द कंट्री बाय क्राफ्ट्समैन इन राजस्थान, यानी क्राफ्ट्स केवल और केवल एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं यूज़ किए जाते, गुजरात, असम, बट आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू USA। इंडिया में जो भी क्राफ्ट होता है वो आपका एक्सपोर्ट भी होता है USA में। द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स गिव इंडिया एन एडवांटेज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स वाले बच्चे जानते होंगे, नहीं तो हम इकोनॉमिक्स में समझेंगे व्हाट आर द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एंड द मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब इंडिया में फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर डिज़ायर्ड दैट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री शुड बी एक्सपेंडेड बाय लिंकिंग इट विद टेक्नोलॉजी। Focus should be on changing the manufacturing process, ensuring durability and adapting innovations। Quoting the lines from our para, explain the dimensions of the business environment। दो डायमेंशन आते हैं प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन जहाँ पे लिया गया, वहाँ पे आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, एंड जहाँ पे इस चीज़ को टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप किया गया वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिससे कि इंडिया के ट्रेडिशनल बिजनेस को किससे जोड़ा जा सके? टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस स्टेटमेंट रहा वो क्या रहा? पूरे केस को पढ़ के हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों वर्ड से हमने अपना आंसर निकाल लिया।
तो केस स्टडी में हमेशा इन केस स्टडी में एंड इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम फोकस स्टेटमेंट को ढूंढें। इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। हैव अ नाइस डे।